सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, आजकल हमारे मुल्क में एक जुमला बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। वो जुमला क्या है कि नैब काला कानून है। ये बहस एक तवील अरसे से मुल्क में चल रही है। जिस सियासी जमात के रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात बनते हैं वो ये राग अक्सर अलापना शुरू कर देते हैं कि नैब काला कानून। सवाल ये है कि काला कानून आखिर होता क्या है। इसके लिए पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारे नुमाइंदे जमहूरियत की जो किताब पढ़ते हैं उसमें कानून की आखिर क्या तारीफ है और हकीकी तौर पर कानून किसे कहते हैं। किसी भी माशरे में कानून रीढ़ की हड्डी जैसी अहमियत रखता है, क्योंकि अगर माशरे का हर फर्द, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, हाकिम हो, महकूम हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पुलिस वाला हो, जज हो, फौजी हो या फिर कोई इदारा हो, अगर सबके लिए मैं कहूँ कि कानून एक सा होगा तो फिर वो मुआशरा मुहज़्ज़िब मुआशरा कहलाएगा, अमन पसंद मुआशरा कहलाएगा, तरक्की याफ्ता मुआशरा भी कहलाएगा। लेकिन अगर कानून अमीर के लिए अलग हो, गरीब के लिए अलग हो, हाकिम के लिए अलग हो, अवाम के लिए और हो, सियासतदानों के लिए और हो, उसके कारकुनान के लिए अलग हो, हुकूमती वज़रा के लिए अलग हो, शहरियों के लिए और हो, तो फिर वो मुआशरा कभी स्टेबिलिटी की जानिब यकीन जानिए नहीं जा सकता। उस माशरे के अफराद में एहसास कमतरी भी पैदा हो जाएगा और मुआशरे में अदम इस्तेहकाम की फ़ज़ा भी कायम हो जाएगी। बदअमनी दिन ब दिन बढ़ेगी। जब नाइंसाफ़ियाँ होंगी नाज़रीन, तो कानून के दोहरे मयार भी जब पाए जाएंगे तो फिर यकीनी तौर पर कानून शिकनी भी की जाएगी, लोग जराइम भी करेंगे। अच्छा, हमारे मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती कह दूँ कि हम पर हुकूमत करने वालों ने हमेशा खुद को कानून से बालातर समझा, किसी एक का नाम लेकर बात में नहीं करी। ऐसा होता चला आया है। ये इस मुल्क में शायद रिवायत रही है कि चाहे कोई भी हुक्मरान हो वो कानून को अपना ताबे करने का ख्वाहिशमंद रहा है। मेरा सवाल है आज अपनी आवाम से, हमारे मुल्क में रोज़ाना कितने ही मुकदमात दायर किए जाते हैं, कितने ही मुकदमात के फ़ैसले भी आते हैं, जराइम होते हैं, मुलजिम पकड़े जाते हैं, सज़ाएँ भी होती हैं, यानी जैसा भी निज़ाम है चल रहा है, ऐसा ही है ना। लेकिन इस मुल्क के जो महकूम लोगों की बात करूं तो महकूम लोगों को, इस मुल्क के अवाम को, इस मुल्क के शहरियों को, इस मुल्क के कानून से इतनी शिकायत कभी नहीं हुई जितनी कि इस मुल्क के साबिक हुक्मरानों को हुई। जब तक वो हुक्मरान होते हैं उनके नज़दीक मुल्क का कानून सही होता है, वो इसी कानून की हिमायत करते हैं। लेकिन जैसे ही वो इक़्तिदार छोड़ते हैं उनके नज़दीक मुल्क का कानून इंतहाई फरसूदा बन जाता है। ऐसा ही है नाज़रीन। या फिर ऐसा भी होता है कि अगर हुक्मरान तबके के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा बन जाए तो तब भी कानून उस हुक्मरान तबके के लिए नासूर बन जाता है और उसी का मुखालिफ यानी पॉलिटिकल ओपोनेंट वो मुल्क की अदालतों का मुहाफ़िज़ बन जाता है, वो मुल्क के कानून का मुहाफ़िज़ बन जाता है। लेकिन अगर उसी पॉलिटिकल ओपोनेंट के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा आ जाए तो फिर वो क्या हो जाता है, साजिश हो जाती है या फिर कानूनी काला हो जाता है पूरा का पूरा। यानी कभी कभी मुझे लिटरली ऐसा महसूस होता है कि इस मुल्क में सिर्फ दो तबके रहते हैं, एक हुक्मरान तबका और दूसरा ऑपोजिशन। इसके अलावा मुल्क में कोई रहता ही नहीं। इसकी वजह आपने कभी सोची नाजरीन? वजह क्या है? वजह ना मुझे समझ आई। वजह यह है कि हम 70 सालों से इस मुल्क में दो तबकों की बका की जंग लड़ रहे हैं, एक हुक्मरान और दूसरी ऑपोजिशन, और लड़ने वाले हम बेचारे गरीब अवाम। इन दोनों ने अवाम को आपस में बांट लिया बाकायदा, जैसे दौलत को बांटते हैं। आधी अवाम को हुक्मरान तबका बेवकूफ़ बनाता है कि मुल्क में तरक्की होगी, आप हमारा साथ दें, और आधी अवाम को ऑपोजिशन तबका बेवकूफ़ बनाता है स्मार्टली कि मुल्क पर जालिम हुक्मरान मुसल्लत हैं, उनसे निजात में ही मुल्क की तरक्की है, आप हमारा साथ दें। आधी अवाम हुक्मरानों के साथ कि शायद 5 सालों में कोई तरक्की के आसार देखने को मिलें, और जो बची हुई आधी अवाम है वो अपोजिशन का साथ देती है कि शायद अपोजिशन हुकूमत में आएगी तो मुल्क को तरक्की नसीब होगी। अवाम के दिन बदलेंगे, लेकिन 5 साल मुकम्मल होने के बाद होता क्या है? अपोजिशन हुकूमत में आती है तो फिर कहती है कि अब 5 सालों में हम तकदीर बदल देंगे।
हमारा साथ दो, हमें गिरने ना दो। और जो हुकूमत ऑपोजिशन की जगह बैठती है वो अपने वोटर से कहती है कि मुल्क ठीक ही होने वाला था कि ऑपोजिशन ने साजिश करके इंतखाबात छीन लिए और धांधली कर दी और वोट हमारा छीन लिया वगैरह वगैरह ब्ला 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 ब्ला। ये वो साइकिल है जो हमारे मुल्क में दहाइयों से चलती आ रही है। ऑपोजिशन अगर हुकूमत बन जाए तो उसका फ़ायदा, हुकूमत अगर ऑपोजिशन बन जाए तो उसका कोई नुकसान नहीं, क्योंकि दोनों सूरतों में वजारतें, मरातें, आसाइशें इंजॉय करने के मौके मिल ही जाते हैं। पिस्ता कौन है, ये है बड़ा सवाल। नुकसान किसका होता है? दोनों तरफ से नुकसान होता है, हमारा, साडा, आपका, मेरा, आवाम का। हमारे मुल्क में कानून मजबूत है तो उस वक्त जब पॉलिटिकल एलीट को कानून से रिलीफ मिल जाए, और कानून कमज़ोर है तो सिर्फ इसी सूरत में जब पॉलिटिकल एलीट के लिए कानूनी मसाइल खड़े हो जाएं। लेकिन अब एक नया मसला खड़ा हो गया। वो मसला ये है कि ये जो हुकूमत और ऑपोजिशन की साइकिल चल रही थी, इसका टायर पंक्चर हो गया, क्योंकि अब एक तीसरी जमात की हुकूमत बन गई। तो जो मुल्क तरक्की याफ्ता था मुस्लिम लीग नून के लिए और नाकाम था पीपल्स पार्टी के लिए, और कभी तरक्की याफ्ता था पीपल्स पार्टी के लिए और नाकाम था मुस्लिम लीग नून के लिए, अब ये मुल्क दोनों के लिए मुआशी तौर पर, इक्तसादी तौर पर, कानूनी तौर पर हर तरह से फ्लॉप हो चुका, नाकाम हो चुका, क्योंकि हुकूमत इन दोनों में से किसी की नहीं। अब ये मुल्क चल ही नहीं सकता, निज़ाम चल ही नहीं सकता, इसलिए कि हुकूमत में इन दोनों जमातों में से कोई जमात है ही नहीं। और रही नैब की बात, तो नैब तो पहले भी इन दोनों जमातों के लिए नापसंदीदा तरीन इदारा था, ठीक कह रही हूँ नाजरीन। लेकिन उस वक्त ये दोनों जमातें नैब से इसलिए खौफजदा नहीं थी क्योंकि हुकूमत किसी एक जमात की होती थी और मौजूदा चेयरमैन नैब को भी इन दोनों जमातों ने मिलकर मुंतखब किया होता था, जिस पर खुर्शीद शाह साहब के बड़े मुतमईन इरशादात सुनने का मौका मिला। क्या है उनके इरशादात, ये खुर्शीद शाह का ज़रा क्लिप मुलाहिजा कीजिए। अच्छा जी, तो ये वही चेयरमैन नैब हैं जिनके खिलाफ आज आसिफ अली जरदारी, बिलावल जरदारी, शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, खुद खुर्शीद शाह भी शदीद मुखालिफ नज़र आ रहे हैं। इनका इंतखाब इन दोनों जमातों ने मिलकर किया था ना, जिसमें पीटीआई का कोई किरदार भी नहीं था। और मेरे ख्याल से हम अपने सवाल के जवाब से करीब तर होते जा रहे हैं कि नैब अब स्याह तरीन कानून आखिर क्यों बन चुका है। पहले भी स्याह था, लेकिन अब स्याह के साथ तरीन लग चुके हैं, स्याह तरीन बन चुके हैं। और अब इन दोनों जमातों ने क्यों नैब के खिलाफ अवाम को इस्तेमाल करने का फैसला किया? आज इन दो जमातों ने क्यों, अब ये दोनों जमातें क्यों एक ऐसी हुकूमत जिसको 10 माह हुए हैं, 1 साल भी मुकम्मल नहीं हुआ, उसको चलने नहीं देना चाहती? ये दो जमातें क्यों अब एक दूसरे की मोहब्बत में दोनों जमातें गिरफ्तार हो रही, ये भी एक सवाल है। इसलिए कि कानून तो कभी इन दोनों जमातों ने खुद के लिए समझा ही नहीं था, ये तो कानून से बालातर थे। कानून को तो दोनों जमातें किसी खाते में रखती ही नहीं थी। इनके लिए कानून, कभी कानून था नाजरीन? आप बताइए कब कानून था? इनके लिए वो कानून जायज़ था जो कानून मरियम नवाज, जो कि करप्शन के मुकदमे में सज़ा याफ्ता है, उनको ये कानून सलाम पेश करता रहा। वो कानून जो शर्जील मेमन को सज़ा याफ्ता होने पर भी अस्पताल में जैतून और शहद की बोतलें फराहम करता रहा। वो कानून जिसने 10 सालों तक सिंध में पीपल्स पार्टी से सवाल तक ना किया, गुंगा हो गया कानून, जिप लग गई। वो कानून जो मॉडल टाउन में अपने ही शहरियों पर बेदरी गोलियां चलाता रहा। वो कानून जो शरीफों का प्रोटोकॉल बना रहा। वो कानून जो जाती उमरा और बिलावल हाउस की हिफाजत करता रहा। और आज जब ऐसे कानून का खात्मा होता हुआ वाज़े दिखाई दे रहा है तो ये कहते हैं कि मुल्क में कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आज मोहतरम बिलावल भुट्टो साहब को इसी कानून ने मजबूर किया जो वो अपने लाओ लश्कर के साथ नैब में पेशी देने के लिए हाजिर हुए और वहाँ भी औरतों और कारकुनान का इस्तेमाल किया। और पेशी के बाद क्या फरमाया, ये बिलावल का ज़रा क्लिप चलाइएगा रज़ा। अच्छा नाज़रीन, बिलावल जरदारी ने यहाँ एक सवाल किया है और एक पैगाम दिया है। यहाँ उनके जो अमन पसंद कारकुनान है उनकी गिरफ्तारी, और दूसरा कि वो इस किस्म के हथकंडों से क्या कहते हैं, नहीं डरते और ना ही अपने उसूलों पर कोई समझौता करेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। एहतजाज करना सबका जमहूरी हक होता है, नो डाउट इन इट। आज जो इल्ज़ाम आप वफाकी हुकूमत पर लगा रहे हैं, क्या आप जानते हैं जब आपके खिलाफ एहतजाज किया जाता है तो इसी वाटर कैनन का इस्तेमाल आप लोग भी करते रहे हैं। लाठी चार्ज भी आपने किया उन अफराद पर
जो एहतजाज कर रहे थे आपकी हुकूमत के खिलाफ। अगर आपको भूल गए बिलावल साहब, कोई मसला नहीं है, हम आपको याद करवा देते हैं। रजा क्लिप चलाइएगा। अच्छा, ये एक एहतजाज था जो सिंध हुकूमत के खिलाफ किया गया था। एहतजाज करने वाले कोई और नहीं बल्कि उसी सूबे में रहने वाले असातिज़ा थे, यानी सिंध में रहने वाले असातिज़ा। लेकिन ये था आपका आमिराना रवैया जो आपने अपनी जमहूरी हुकूमत के खिलाफ किसी के एहतजाज करने पर इख्तियार किया। आप लोग किसी एहतजाज करने वाले को गिरफ्तार करें तो जायज़ है, हलाल है। और अगर आपके वो कारकुनान जो नैब के दफ्तर के बाहर हुल्लड़बाजी करें, जुमले कसें या हदूद से तजावुज़ करें तो उनके खिलाफ एक्शन नाजायज़ हो जाता है या हराम हो जाता है। ये कैसी जमहूरियत है बिलावल साहब, ये कैसा मेयार है? मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का नाम सुना है ना, आपके कभी इत्तेहादी हुआ करते थे। वो कहते हैं कि उनके खिलाफ आपने सिंध पुलिस का इस्तेमाल किया, मावरा अदालत कत्ल करवाए। वो ये कहते रहे कि पीपल्स पार्टी ने मुत्तहिदा की आवाज़ दबाने के लिए कानून का ही सहारा लिया और बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। और आप फिर रोना रो रहे हैं कि आपके कारकुनान को वफाकी हुकूमत ने गिरफ्तार कर लिया, उन पर हमला किया गया। आप अपने सूबे में एक जमात के साथ ये सब करते रहे जमहूरियत के नाम पर। आप अपने ही सूबे के असातिज़ा को वाटर कैनन का भी उनके ऊपर इस्तेमाल करते रहे, पर आप लोग टीयर गैस भी बरसाते रहे। फिर आप कहते हैं कि आप अपने नज़रिए और अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे, आप अपने उसूलों पर समझौता नहीं करेंगे, ऐसा आप कहते हैं बिलावल साहब। एक छोटी सी झलक आपको दिखा देते हैं आपके नज़रिए और आपके उसूलों की, तो शायद आपको खुद ही नहीं पता कि आपके नज़रिए और आपके उसूल हैं क्या। ये देखिए ज़रा, आपका ये नज़रिया कुछ ज़्यादा पुराना मेरे ख्याल में नहीं है, बल्कि इंतखाबात से पहले का है ना। इतनी जल्दी आपके उसूलों और नज़रिए पर जंग लग गया और फिर आप एक नए उसूल और नए नज़रिए के साथ सियासत के जुमा बाजार में आ गए और आज आप अपने बदतरीन मुखालिफ नवाज शरीफ की पैरवी करते हुए नैब में पेश हुए तो आपके कारकुन इदारों से ही दस्तो गिरेबां हो गए। नैब में जाकर आप उनके सवालों के जवाब ना दे सके, इसीलिए आपको सवालनामा भी थमा दिया गया। जो काम आप लोगों को करना होता है वो आपसे होता नहीं। इदारों को बदनाम करने के लिए, एहतसाब के अमल को रोकने के लिए आप अपने ही कारकुनान का इस्तेमाल करते हैं या उनका फिर इस्तेहसाल करते हैं और फिर उनकी गिरफ्तारियों को भी कैश करवाते हैं। सब भुट्टो कार्ड कैश करवाने का सिलसिला सालों से जारी है। देखिए फिर आपने क्या किया, क्या कहा, देखिए जरा। ये बिलावल साहब, आपको पता है ये जो आपका लहजा था ये मुझे कुछ याद दिला रहा है। मासूमों पर हमला, खातून वर्कर्स की गिरफ्तारी पर इतना गुस्सा मुझे आपके अब्बा जी की याद दिला रहा है। एक ऐसा ही बयान आपके वालिद मोहतरम ने भी दिया था। उन्होंने भी कुछ मजलूमों को इंसाफ दिलाने का अलग वादा किया था। उन्होंने भी कुछ मजलूमों के साथ इज़हार एकजहती किया था। उन्होंने भी कुछ जालिमों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। उन्होंने भी कहा था कि वो जुल्म के खिलाफ डटे रहेंगे। कुछ ऐसा ही लहजा था, कुछ ऐसी बॉडी लैंग्वेज थी उनकी भी, जरा देखिए। जी तो बिलावल ज़रदारी साहब, दिलवा दिया इंसाफ, जंग लड़ी आप लोगों ने जालिमों से। मॉडल टाउन के जिम्मेदारों को आप लोग लेकर आ गए क्या कटहरे में? क्या लवाहिकीन को सुकून मिल गया? क्या मरने वालों को सुकून मिल गया? क्या मॉडल टाउन के जिम्मेदारों को सजा दिलवा दी आपने और आपके अब्बा जी ने? मैं तो भूल ही गई कि माजी के जालिम आज आपके जमहूरी दोस्त हैं। शर्म का मुकाम है ये। माजी के कातिल आज आपके रुफका रफीक बने हुए हैं। माजी में जिन्होंने आपके मुताबिक मासूम लोगों पर, निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, जुल्म किया, जिन्होंने एहतजाज करने वालों को सीधी गोलियां मार दी, आज तो वो तमाम लोग आपके साथ खड़े हैं, बराबर में खड़े होते हैं, क्योंकि मुफाद एक है, क्योंकि सजा एक नजर आ रही है, अंजाम एक नजर आ रहा है, मुकदमात एक होते चले जा रहे हैं। बिलावल साहब, ऐसी जमहूरियत जिसमें नजरियात एक ना रहें और उसूल भी बदलते रहें, दुश्मन बदलते रहें, दोस्त बदलते रहें, रुफका बदलते रहें, साथ खड़े होने वाले बदलते रहें, अगर कुछ एक हो तो वो हो मुकदमात। मैं यकीन से कह रही हूँ कि आप सब कभी एक नहीं हुए। माजी में आप लोग कभी एक नहीं हो सके, लेकिन इमरान खान ने आप लोगों को एक कर दिया। माजी के मुकाबले में आप लोग अब जितने मुत्तहिद हैं, पहले नहीं थे। जितनी मोहब्बतें सच्चियाँ अब हैं आप लोगों के दरमियान, पहले तो कभी थी ही नहीं, क्योंकि पहले आपको डर नहीं था। यानी आप लोगों का डर भी एक है। पहले आप लोग जानते थे कि जो ऑपोजिशन में है वो तनकीद तो कर सकता है, लेकिन आप लोगों को ना अहल नहीं करवा सकता। मिसाके जमहूरियत जो तय पा गया था, आपको फ्रेंडली ऑपोजिशन की आदत जो थी और जारहाना हुकूमत का शौक भी था। आज आप लोग एक
इसीलिए हो गए कि अब हुकूमत ना सिर्फ नून लीग के मुखालिफ है, बल्कि ना सिर्फ पीपल्स पार्टी के भी मुखालिफत करेगी, बल्कि अब हुकूमत है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों के सबसे बड़े मुखालिफ की, यानी पीटीआई की, इमरान खान साहब की, जिसके नज़दीक तरक्की का मेयार ना सड़कें हैं, ना मेट्रो बसें हैं, ना अंडर पासेज हैं और ना ही बहुत बड़े बड़े मंसूबे हैं जिनमें करप्शन भी बड़ी बड़ी हो सके, पैसा भी ज़्यादा निकाला जा सके। उसके नज़दीक तरक्की का मेयार तरक्की याफ्ता और पढ़ी लिखी कौम है, जिसके नज़दीक तरक्की का मेयार गुड गवर्नेंस और बेहतरीन निज़ाम हो। इसीलिए आप अब उस पर इसी तरह तनकीद करते हैं, नश्तर बरसाते और फट पड़ते हैं। कैसे? बिलावल का क्लिप चलाइएगा रज़ा जी। तो मैशत आपके दौर में अगर आबाद हो रही होती तो आप वोट पहले से ज़्यादा ना ले लेते बिलावल साहब? आप तो विफाक के सूबे में अपनी करतूतों की वजह से कैद हो गए, डिमोशन हो गई आपकी। और उस सूबा सिंध में भी आपने भुट्टो के नाम पर सिर्फ वोट लिए, या फिर सॉरी टू से, आई एम रियली सॉरी, थोड़ा कड़वा लगेगा, बद्दुआएं ली। आप 10 साल से सूबा सिंध पर हुकूमत कर रहे हैं। आप सबसे पहले अपनी कारकर्दगी का तो जवाब दें। आज तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान साहब एक किताब लेकर आए। ये ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है, की किताब है, और ये जो किताब है इसमें सिंध की पिछली 10 साल कारकर्दगी का जिक्र किया गया है। इनमें से चंद बातें आपके सामने मैं यहाँ पे रखना चाहूँगी। लाड़काना में बच्चों में जो एड्स फैल रहा है, नाजरीन आप आए दिन खबरें सुनते हैं, हर रोज़ HIV के नए केसेस निकल रहे हैं। सिंध के हेल्थ डिपार्टमेंट में बेज़ाब्ती अगर बात की जाए तकरीबन 11 अरब रुपए की है। इसी तरीके से मुराद अली शाह साहब के जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसमें 13 अरब रुपए की बेज़ाब्तियाँ हैं, और ऑडिटर जनरल के मुताबिक उन्होंने 5.5 अरब रुपए की इर्रेगुलर पेमेंट्स की हैं। और वर्क्स एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट को अगर देख लें तो ऑडिटर जनरल पाकिस्तान के मुताबिक उस शोबे में भी 29.5 अरब रुपए की बेज़ाब्तियाँ और घपले किए गए हैं। फूड डिपार्टमेंट के शोबे में 77 अरब रुपए की बेज़ाब्तियाँ की गई हैं। देख लें, ये लोग हैं जो तनकीद करते हैं, अपने गिरेबानों में झांक कर नहीं देखते हैं। अच्छा, ये लोग जो इतना कुछ करते रहे पाकिस्तान में नाजरीन, और मैं तो ये कहूँगी कि वैसे नहीं चलेगा, लेकिन इसमें आपको लगता है कि आपका, मेरा, यानी हमारा बतौर कौम भी कुछ कसूर हो सकता है? बहुत अच्छी नज़म है जो आज इस कौम के साथ शेयर करूँगी, और वाज़े अल्फाज में इनको हम बता देंगे कि अब ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसे यकीनन नहीं चल सकता। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान। ब्रेक से पहले बिलावल साहब की हम कुछ बातें आपको दिखा रहे थे, और आपको मैं बताऊं कि सहाफ़ियों से जब सवाफ़ी इनसे पूछ लेते हैं, वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब कोई सहाफ़ी इनसे कोई सवाल पूछ ले तो सवाल पर इन लोगों का रिएक्शन क्या होता है, ज़रा क्लिप मुलाहिज़ा कीजिए। सियासतदान, ऐसे नाम नहाद रहनुमा जिस कौम के होंगे उस कौम पर सिर्फ अफसोस किया जा सकता है। वो लोग जो सिर्फ अपने मुकदमात, ज़ाती मफादात के लिए टीवी की स्क्रीन पर आना चाहते हैं, नज़र आते हैं, वोटर्स का इस्तेमाल करें, जबकि उनके अपने हल्के के लोग बेमौत मारे जा रहे हों, उसमें किसकी गलती हो सकती है? आप बताएं। किसी की गलती नहीं है। इसमें सबसे बड़ी गलती है हमारी, मेरी, आपकी, हमारी, कि हम ऐसे लोगों को मुंतखब करते हैं। इस पर मुझे एक नज़म याद आ गई, सुनिए ज़रा। काबिल रहम है वो कौम जिसके पास अकीदे तो बहुत हैं मगर दिल यकीन से खाली है। काबिल रहम है वो कौम जो ऐसे कपड़े पहनती है जिसके लिए कपास उस कौम के अपने खेतों ने पैदा नहीं की है। और काबिल रहम है वो कौम जो बातें बनाने वाले को, धने फाते को अपना अंदाता समझ लेती है। और काबिल रहम है वो कौम जो बज़ाहिर ख्वाब की हालत में भी हवस और लालच से नफरत करती है, मगर आलम बेदारी में मुफाद परस्ती को अपना शार बना लेती है। काबिल रहम है वो कौम जो जनाजों के जुलूस के सिवा कहीं और अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करती, और माजी की यादों के सिवा उसके पास फ़ख्र करने का कोई सामान नहीं होता। वो उस वक्त तक सूरत हाल के खिलाफ एहतजाज नहीं करती जब तक उसकी गर्दन ऐन तलवार के नीचे नहीं आ जाती। और काबिल रहम है वो कौम जिसके नाम नेहाद सियासतदान लूमड़ियों की तरह मकार और धोखेबाज हों, और जिसके दानिश्वर महज शोबदाबाज और मदारी हों। और यकीनन काबिल रहम है वो कौम
जो अपने नए हुक्मरान को ढोल बजाकर खुशामदीद कहती है, और जब वो इक़्तिदार से महरूम हो तो उन पर आवाज़ें कसने लगती है। और काबिले रहम है वो कौम जिसके अहले इल्म व दानिश वक्त की गर्दिश में गूंगे बहरे होकर रह गए हों। और काबिले रहम है वो कौम जो टुकड़ों में बट चुकी हो और जिसका हर तबका अपने आप को पूरी कौम समझता हो। कैसे चलेगा इससे? यकीनन ऐसे नहीं चलेगा। और देखिए ज़रा, डेमोक्रेसी का दावा करने वाले जमहूरी हमारे सियासतदान हैं, वो किस किस किस्म की बातें करते हैं। एहसन इकबाल साहब का एक क्लिप हमारे पास है रज़ा, वो क्लिप चलाइएगा जिसमें वो डेमोक्रेसी, टेक्नोक्रेसी, पता नहीं कौन कौन सा गुस्सा निकाल रहे हैं। ज़रा क्लिप चलाएं, फिर जवाब मैं देती हूँ एहसन इकबाल साहब को, ज़रा ठंडी हो जाएगी उनकी तबीयत। अच्छा, ये टेक्नोक्रेसी क्या है जी? ब्यूरोक्रेसी की बातें हो रही हैं, जमहूरियत नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, पता नहीं क्या क्या ये बातें करते हैं, क्या क्या सोचते रहते हैं सारा दिन। कौन कौन सा गुस्सा होता है जो लावा ही निकालते हैं। एक माइक मिलने की देर होती है, कैमरा ऑन होने की देर होती है कि बस अब लावा पूरा निकाल के घर जाना है, गुस्सा पूरा निकाल के घर जाना है। मानती हूँ एहसन इकबाल साहब कि आप लोग बड़े तकलीफ में हैं कि हुकूमती बेंचों पे नहीं बैठे हुए हैं और जिल्लत अलग हो रही है, वोटर आप लोगों से नाराज़ है, वोट आपको मिले कोई नहीं, हर हल्के से जो आपको वोट मिले आप लोगों को इतनी शर्म आई कि शर्म छुपाने के लिए आप लोगों को सिलेक्टेड और पता नहीं कौन कौन से वर्ड्स का इंतखाब करना पड़ा, क्योंकि आप लोग फेस नहीं कर पा रहे। तो दावे बड़े बड़े थे कि कौम हमारे साथ है, कौम ने इलेक्शन में बता दिया, पूरे कले खोल के रख दी कि कौम आपके साथ कितनी है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब्दुल हफीज शेख साहब के अलावा कौन सी आपको जहन में कोई किस बंदे का नाम आता है? कौन है टेक्नोक्रेट यहाँ पे, मुझे बताएं। और कोई बंदा जो ब्रीफ केस बांध के बाहर जाने वाली बात करते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि आप कहना क्या चाहते हैं कि अगर कोई कॉम्पिटेंट है, एक अच्छी डिग्री किसी के पास है और अगर कोई बाहर जाके काम करता है, ये भी हमारे लिए फख्र की बात है ना कि बाहर जाकर आप लोगों को काम नहीं मिलता क्योंकि हमारी डिग्री को इस काबिल नहीं समझते। सॉरी टू से, अगर वहां जाके हमारे पाकिस्तान का कोई होनहार बंदा जाके उनके इदारों में गौरव के साथ काम करता है तो कितनी बड़ी बात है। वाइट कॉलर जॉब वहां पे लेता है, उसके बाद आगे ना मुल्क में खिदमत देने के लिए मुल्क को, इसमें क्या गलत बात है? ब्रीफ केस उठा के तो सॉरी टू से नवाज शरीफ साहब के अलावा कोई भी नहीं गया कभी पाकिस्तान से बाहर, या उनका समधी इसहाक डार। मुझे याद आ गया, मुझे बताएं कि इसहाक डार साहब इलेक्टेड थे? एहसन इकबाल साहब भूल तो नहीं गए इसहाक डार साहब को? आपके ताहयात कायद के समधी, सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन उनकी ये थी कि वो पाकिस्तान के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के समधी और वजीर खजाना, चूंकि उनको बनाना था तो सेनेटर मुंतखब करवा दिया गया। और सेनेटर कैसे बनते हैं, मैं सब सेनेटर्स के बारे में नहीं कह रही, ऑन रिकॉर्ड है बातें कि जिनको बनाना होता है, आगे लाना होता है, जिनको समधीशिप की बेसिस पे आपने मेरिट पे भी साबित करना होता है और वजारत खजाना का कलमदान सौंपना होगा, तो फिर हॉर्स ट्रेडिंग भी करनी पड़े तो क्या टेंशन है? पैसा तो बहुत है, पैसे की गेम है। ये बातें ऑन रिकॉर्ड हैं कि बहुत से सेनेटर्स, ज्यादा नहीं, सब नहीं कह रही है, कोई सेनेटर ना नाराज हो जाए कि इसहाक डार साहब के बारे में बात कर रही हूँ कि अब ये अल्लाह जानता है कि कैसे बने थे, लेकिन जिस तरह फरार हो गए, इश्तिहारी हैं, कानून का भी रिगार्ड नहीं करते, अदालतें बुला के थक गई कि हाजिर हो, आए बताएं, वहाँ बैठते हैं, एक आधी वीडियो रिलीज कर देते हैं, यूट्यूब पे बात कर ली, किसी निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू दे दिया, इस हुकूमत को बता दिया कि मैंने कैसे फेक तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से डॉलर को एक जगह पे फिक्स किया हुआ था, मुझसे आप लोग टिप्स ले लें। आपको मैं टिप्स दे देता हूँ, इसहाक डार साहब अपना यूट्यूब चैनल खोल लें, आप बड़ी डिमांड है इस चीज़ की, आप कुछ और तो करते ही नहीं है, वहाँ यूट्यूब चैनल खोलें, उस पर टिप्स दिया करें कि इकोनॉमी को कैसे बैलेंस करना है 2 नंबर तरीके से, सॉरी टू से 2 नंबर तरीका कि डॉलर को कैसे फिक्स करना है, जिसके समरात, जिसकी जो एक बुरे किस्म के समरात जो हम आज भुगत रहे हैं, जिसके नेगेटिव इफेक्ट्स हम आज भुगत रहे हैं आपकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। मैं अलनान कहती हूँ, डरती नहीं हूँ मैं आपसे इसहाक डार साहब और आपके समधी से जो अपनी करतूतों की वजह से जेल में बैठा हुआ है, जिसकी बेटी आके पे नारे लगाती है नवाज शरीफ के बारे से, यौम तकबीर की बात करती हैं और यौम तकबीर वाले दिन आके बात करती हैं जिससे यौम अब्बा जी मनाया जा रहा है, यौम नवाज शरीफ मनाया जा रहा है, यौम कोट लखपत जेल का कैदी मनाया जा रहा है, यौम वो बंदा मनाया जा रहा है, उस बंदे का तारीखी दिन मनाया जा रहा है जो झूठ बोलता है, जो साबित नहीं कर पाता, मनी ट्रेल नहीं दे पाता, पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर झूठ बोलता है, अवाम में खड़े होकर झूठ बोलता है, वोटर्स को गुमराह करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, लहराता है कागजात नेशनल असेंबली में कि ये है वो जराए, बाद में वो जराए नहीं दिखा पाता। यौम तकबीर वाले दिन वहां पे जाके क्रेडिट लिया जा रहा है कि एटमी धमाके हमने किए थे, पक्की पक्काई खीर मिल गई, उसका क्रेडिट ले रहे हैं। आप लोगों को डेमोक्रेसी के स्पेलिंग आते हैं? जरा बोलें, को देख रहे होंगे, बड़े सियासतदान देखते हैं हमारा शो, बताएं डेमोक्रेसी के स्पेलिंग क्या होते हैं? स्पेलिंग आते होंगे तो मतलब नहीं आता होगा, मतलब आता होगा उसकी पूरी डिटेल डेफिनेशन नहीं आती होगी, क्योंकि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। सिर्फ आप लोगों के अल्फाज हैं, अमली इक़दामात नहीं है, 0 0 क्या मैं कहती हूँ, अंडा है ही नहीं अमली इक़दामात।
और ये इसहाकडार साहब जो है ना, वो कौन थे ज़रा पहले ये बता दें, फिर उन पर तनकीद करें। नाज़रीन, इनको जो असल मसला है वो पता क्या है? इनका असल मसला ये है कि अब टीम आ गई कॉम्पिटेंट। अब्दुल हफीज़ शेख साहब जब आए बतौर मशहूर ख़जाना, चले असद उमर साहब तो सर मुझसे से आपको दुखते थे, वो तो खैर मुझे भी उनकी कुछ बातें बिल्कुल सही नहीं लगी कि IMF के पास पहले चले जाते, बहुत से इशूज़ थे, हमने बड़ी तनकीद की, चले गए ना, डिसीजन ले लिया कि चले गए। अब उनको जो बंदा रिप्लेस करता है वो कॉम्पिटेंट बंदा। अब ये ज़रा याद करें, जब वो आया था बिलावल साहब के तासुरात आपको याद है, बड़ा क्रेडिट ले रहे थे, ये हमारा बंदा है जो आपने उठाया, इमरान खान साहब हमारा बंदा। तो अच्छे बंदे का क्रेडिट लेता है कोई, बुरे बंदे का क्रेडिट लेता है? अच्छे बंदे का, कॉम्पिटेंट बंदे का। पता था ये अब्दुल हफीज़ शेख कुछ कर जाएगा जो असद उमर से नहीं होना था, ये कर जाएंगे। फिर आगे आप जितने भी लोग हैं जिनकी बातें, गवर्नर स्टेट बैंक की बात कर लें, जिस तरह FBR के चेयरमैन, तमाम लोग कॉम्पिटेंट हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे क्वालिफाइड डिग्री होल्डर्स, बाहर के जॉब एक्सपीरियंस बंदे हैं। तो मुझे बताएं कि इनको मसला पता है क्या और है? मैं आपको आज बता देती हूँ कि ये तो कर जाएंगे, और अगर इन्होंने कर लिया तो साडा की बनेगा, साडा कख नहीं होना। फिर ये चाहते हैं कि कर ना सके, सारा मसला ही ये है, सारी टेंशन, सारी परेशानी, डिप्रेशन ही ये है, वो निकालने के लिए आ जाते हैं आवाम के साथ बात करके। मुर्तज़ा वहाब साहब ने भी अपना गुस्सा, डिप्रेशन, परेशानी, बड़ी चीज़ों का इजहार किया है, उनका क्लिप चलाइएगा रज़ा। कैसी रियासत है, कैसी रियासत है, मदीने की रियासत है, मदीने की रियासत है। आप लोग तो पीछे पड़ गए इमरान खान साहब के एक जुमले के। अरे उन्होंने कहा है कि मेरा ख्वाब है कि मैं देखना चाहता हूँ इसको मदीने की रियासत की तरह। अभी बन नहीं गई, इन प्रोसेस है, बन जाएगी इंशाल्लाह, यकीन कीजिए, क्योंकि मेरा ईमान बीइंग अ मुस्लिम इस बात पर है कि अमाल का दारोमदार नीयतों पर होता है, और बेशक इंसान वही चीज़ पाता है उसकी नीयत होती है, और उस बंदे की नीयत है ना, तो उसने इजहार कर दिया। अल्लाह, गलती उस बंदे की ये थी जिसका नाम इमरान खान है, जो कि हमारा प्राइम मिनिस्टर है, कि उसने आप जैसे लोगों के सामने अपने अच्छे इरादे, अपने अच्छे कार्ड्स खेल लिए, बता दिया, दिल का हाल खोल कर रख दिया, मुनाफिकत नहीं की कि कहता कुछ करता कुछ, अंदर कुछ चल रहा है, ज़बान कुछ और बोल रही है। उस बंदे ने आप लोगों के सामने, कौम के सामने, तमाम सियासतदान जब वो बात करते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, जलसे से खिताब करते थे, वज़ीर आज़म बनने से पहले, हुकूमत में आने से पहले, तो क्या करते थे ना, अपने दिल का हाल खोल कर रख देते थे। अब मसला है कि उनके मुंह से निकल गया कि मैं रियासत मदीना बनाना चाहता हूं, तो आप लोग उस बात के पीछे चले गए। और ये इतने सालों की आप बात करें, इतने सालों से तो आप लोग भी थे, हुकूमत विफाक में आप लोगों की भी रही है। 2008 बहुत पीछे तो नहीं है, जब जरदारी साहब मुल्क के सदर थे 2008 से 13 तक के इंतखाबात में। मुझे बता दें कि आप क्या बताना चाहते हैं, कैसा मुल्क है, कैसी रियासत है? ये वही मुल्क है, वही रियासत है जहां पे सिंध है जो ज़बू हाली का शिकार है, ये वही रियासत है, ये वही मुल्क है जहां पर थर है, जहां पे बच्चे थर थर कामते हैं, जहां पे अद्वियात नहीं। अद्वियात की बात तो आपके मुंह से आजकल अच्छी नहीं लगेगी, पीपल्स पार्टी वालों के मुंह से एड्स, HIV, एक ऐसा ला इलाज मरज जो आप लोगों ने फैला दिया, वायरस, HIV वायरस, इतने मासूम लोगों में कौन इसका जिम्मेदार है? आप बात करेंगे अद्वियात के हवाले से, आप बात करेंगे नेग्लिजेंस के हवाले से। आप लोगों को शर्म आती है? मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को आती है। ये वही रियासत है, बल्कि ये वही मुल्क है जहां पर मॉडल्स मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए पकड़ी जाती है। मॉडल्स का काम होता है तस्वीरें खिंचवाना, शूट्स करना, यहाँ पे मॉडल्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग होती है। ये वही पाकिस्तान है, ये वही रियासत है, वही मुल्क है जहाँ पे लोगों के जाली अकाउंट्स पकड़े जाते हैं, जायदादें पकड़ी जाती हैं। आप क्या सुनाएंगे हमें? रियासत और मुल्क अब बेहतरी की जानिब गामजन है, अब बेहतर हो रहा है। पहली बार मुझे लग रहा है कि सही समत पर मेरा वतन, मेरा पाकिस्तान गामजन है, और इंशाअल्लाह अब ये बनेगा वो पाकिस्तान जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा। अब ये बनेगा वो पाकिस्तान जिसके लिए जिद्दोजहद की कायदे आज़म ने, हमारे बाउजदाद ने। अब ये बनेगा वो पाकिस्तान, बस अपनी नीयतें सही कर लें, पाकिस्तान के लिए सोचें, अपनी अपनी कुर्सियों के लिए सोचना बस कर दें, ऐसे नहीं चलेगा। और अब आज की आखिरी बात, आखिरी बात मुझे याद आ गई कि जिस बंदे का, जिस शख्स का क्वालिटी पे यकीन नहीं होता नाजरीन, फिर वो क्वांटिटी पे यकीन रखता है। आसान अल्फाज में कि मयारी चीज़ एक भी अच्छी होती है, ढेर लगाने की ज़रूरत नहीं है गैर मयारी चीज़ों के। तो क्वालिटी इज़ बेटर दैन क्वांटिटी, लेकिन इसकी समझ किसी किसी को ही होगी। इसी के साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल इंशाअल्लाह, सेम टाइम सेम चैनल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।